नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। जी बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसकी जो जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। हाँ। ये किताब आई थी 1873 में। गुलामगिरी मतलब नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, गुलामी। सही कहा। तो फूले ने ये क्यों लिखी, क्या सोच थी इसके पीछे, और इसका असर क्या हुआ, इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और गुलामगिरी को सिर्फ एक किताब कहना शायद थोड़ा कम होगा। ये उस जमाने के हिसाब से देखे तो एक सामाजिक धमाका था। धमाका? अच्छा। हाँ। क्योंकि फूले ने इसके जरिए सीधे सीधे मतलब बिना किसी लाग लपेट के ब्राह्मणवादी सोच और ये जो जाति व्यवस्था थी ना, उस पर करारे चोट की थी। हाँ, निशाना तो साफ था उनका। बिल्कुल। पर वो अपनी बात रख कैसे रहते हैं? मतलब सिर्फ ये कह देना कि भाई व्यवस्था खराब है, ये काफी नहीं होता ना। उनका तर्क क्या था? देखिए, उनका जो मुख्य तर्क था वो ये कि ब्राह्मण वर्ग ने क्या किया कि धर्म ग्रंथों का, पुराणों का, कथाओं का इस्तेमाल करके जो निचली जातियां थीं, जिन्हें वो शूद्र और अति शूद्र कहते थे, मतलब वो लोग जो इस सिस्टम में सबसे नीचे थे जी, उन्हें मानसिक और सामाजिक दोनों तरह से गुलाम बना दिया है। मानसिक गुलामी, ये थोड़ा और समझाएंगी, कैसे मतलब? हाँ, देखिए, फूले का मानना था कि जैसे मनुस्मृति है या दूसरी जो कथाएं चलती हैं, वो लोगों के दिमाग में ये बात डाल देती हैं कि भाई तुम्हारी जो ये निचली हालत है ना, ये भगवान की मर्जी है। अच्छा। या तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तो होता क्या है कि लोग फिर सवाल नहीं उठाते, वो मान लेते हैं कि हाँ, यही सच्चाई है। तो ये सिर्फ समाज के नियम नहीं थे, ये एक तरह से सोच पर कब्जा करने का तरीका था। इसी को उन्होंने कहा मानसिक गुलामी। समझ गया। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने इतिहास को भी एक अलग तरह से देखा था, कुछ वो आर्यों के बाहर से आने वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये उनके तर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक वैकल्पिक इतिहास रखा सामने। अच्छा। जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, ये जो आर्य है ना, ये बाहर से आए हमलावर थे, और इन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिन्हें वो शूद्र मानते थे, हाँ, फूले जिन्हें शूद्र मानते थे, उनको युद्ध में हराया और फिर गुलाम बना लिया। तो ये कहकर वो उस दावे को चुनौती दे रहे थे कि वर्ण व्यवस्था तो हमेशा से है, ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, तो पहले उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि भाई ग्रंथों और इतिहास की गलत व्याख्या से मानसिक गुलामी है, फिर इससे निकलने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? रास्ता उनके लिए बिल्कुल साफ था, शिक्षा, ज्ञान। शिक्षा। हाँ। फुले का जोर हमेशा शिक्षा पर रहा, खासकर शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा पर जी। उनका मानना था कि ये ज्ञान ही वो रोशनी है जो इस मानसिक गुलामी के अंधेरे को काट सकती है। और ये जो साले धार्मिक कर्मकांड थे ना, समर्पण अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पता है कैसे? फूले उस समय अमेरिका में जो दास्ता खत्म करने का आंदोलन चल रहा था ना, उससे बहुत प्रभावित थे। अच्छा। तो ये समर्पण दिखाता है कि वो भारत की जाति प्रथा को सिर्फ भारत की समस्या नहीं मान रहे थे, वो इसे दुनिया भर में जो शोषण और अन्याय चल रहा है उसके बड़े कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे। वाह। वो मानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, इंसानियत की लड़ाई है। किताब में कुल 16 अध्याय हैं और उनमें ये सब बातें उन्होंने विस्तार से समझाई हैं। अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो क्या ये कहना ठीक होगा कि गुलामगिरी ने भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसकी एक तरह से नींव रखी? यकीनन। इस किताब ने जो निचली मानी जाने वाली जातियां थीं, उनमें एक नई चेतना जगाई, एक आत्मसम्मान की भावना पैदा की। और इसने आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे कितने ही बड़े नेताओं और विचारकों को सीधी प्रेरणा दी। आप सोचिए, उस जमाने में ऐसी किताब लिखना, ये अपने आप में व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी विद्रोह था। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है ना। सही कहा। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। फूले ने कहा शिक्षा मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है जी। आज हम सोचना और टेक्नोलॉजी के युग में हैं, जानकारी तो मतलब उंगलियों पर है। तो ऐसे में ये ज्ञान और जागरूकता, ये असल में सामाजिक सोच और जो बंधन है उनको बदलने में कितने कामयाब हो रहे हैं? ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है। फूले की गुलामगिरी हमें यही याद दिलाती है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाना और ज्ञान को फैलाना ये कितना जरूरी है, खासकर तब जब बात सामाजिक बराबरी और न्याय की हो।